साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो आपकी ली गई है ये आपकी सामान्य विज्ञान से जुड़ी हुई है। और यदि देखा जाए जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की बात की जाए तो जहां सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आपने देखा होगा कि सामान्य विज्ञान से जुड़े क्वेश्चन बहुत अधिक आपसे पूछे जाते हैं। यदि उत्तर प्रदेश के अंदर आगामी पुलिस भर्ती परीक्षा की बात की जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 से 6 क्वेश्चन मिनिमम आपका सामान्य विज्ञान से आपसे पूछा ही जाता है। साथियों, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं काफ़ी यूनिक हैं और यदि आपका इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में दोहराया जाए, रिपीट किया जाए तो साथियों तत्काल आप ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे पाएँ। साथियों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी इन प्रश्नों का जवाब आप जान पाइएगा। साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो साथियों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनती है। देखिए, जो मानव गुर्दा के अंदर जो गुर्दे के अंदर जो पथरी का निर्माण होता है वो किसकी वजह से होता है। तो ये बहुत अधिक पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण जो है मानव शरीर के गुर्दे में पथरी का निर्माण होता है। और आपको ऐसे खाद्य पदार्थ को नहीं खाना चाहिए जिसके अंदर अधिक मात्रा में कैल्शियम ऑक्जेलेट का निर्माण होता है, यानी वो खाद्य पदार्थ खाने से बॉडी के अंदर कैल्शियम ऑक्जेलेट का कलेक्शन होता है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए का संश्लेषण होता है। देखिए, यदि हम बात विटामिन की करें तो विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है जो कोई जो है बॉडी को कैलोरी नहीं देता, कोई ऊर्जा नहीं देता, बट सारी जो है जितनी भी बॉडी के अंदर शरीर के अंदर उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनमें काफ़ी यह जो है सहायक होता है। तो हम यदि विटामिनों की बात करें तो विटामिन अधिकांशतः आपको विटामिन बाहर से ही लेना पड़ता है। बॉडी के अंदर बहुत ही कम जो है मात्रा में विटामिन का संश्लेषण हो पाता है। लेकिन यदि हम बात विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ पे होता है तो वो आपका यकृत में होता है, यानी ये आपको ध्यान में रखना है, लीवर में, यानी विटामिन ए का संश्लेषण यकृत करता है। ठीक है, आगे है एंजाइम क्या है। भाई एंजाइम क्या है यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। एंजाइम है तो एंजाइम एक प्रकार का आपका प्रोटीन होता है, यह आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। पेशी थकान के लिए कौन उत्तरदायी। देखिए, जो पेशी थकान है यानी मांसपेशियों में जो थकान का अनुभव किया जाता है कार्य को करने के दौरान, वो क्या होता है, वो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। यानी मांसपेशियों में जो थकान का अनुभव किया जाता है वो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। जब बॉडी के अंदर अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल बन जाती है तो आपको थकान का अनुभव होता है। आगे, इंसुलिन में मौजूद धातु कौन सी है। तो इंसुलिन में मौजूद धातु आपकी जस्ता होती है। यदि देखा जाए इंसुलिन की बात की जाए तो इंसुलिन की कमी के कारण जो है आपका जो है शुगर यानी डायबिटीज रोग, यानी जिसे आप मधुमेह कहते हैं, तो मधुमेह आपका रोग होता है। तो इंसुलिन में जो मौजूद जो धातु होती है वो आपकी जस्ता होती है। आगे, दंत चिकित्सक द्वारा रोगियों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण। आपने देखा होगा जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो एक दर्पण का प्रयोग करते हैं। वो कौन सा उनका दर्पण होता है तो वो आपका जो है होता है अवतल दर्पण। तो दांत का डॉक्टर अवतल दर्पण का यूज करता है। आगे, सबसे अधिक जो है विषैला उत्सर्जी पदार्थ बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर सबसे जो उत्सर्जी पदार्थ है उनमें सबसे विषैला पदार्थ कौन सा है तो आपको अच्छे से याद रखना है, तैयार रखना है, अमोनिया। अमोनिया सर्वाधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ आपका है। लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु। देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का पहले आपको जानना है कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इनका जो निर्माण कहाँ पे होता है तो इनका निर्माण जो है बॉडी के अंदर अस्थि मज्जा में होता है। तो यह भी पूछा जाता है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है तो अस्थि मज्जा में होता है। और लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वो आपका 120 दिन का होता है। आगे, किस विटामिन की कमी से रक्त क्षीणता का रोग होता है, यानी किस विटामिन की कमी से रक्ताल्पता आ जाती है, रक्त की क्षीणता यानी रक्त की कमी होती है। तो ऐसे में आप देखेंगे विटामिन B12 और विटामिन B6, यानी B6 और B12 की यदि बॉडी के अंदर कमी होती है
तो रक्त क्षीणता का बॉडी शिकार हो जाती है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और देखिए जो एनीमिया की बीमारी होती है वो आपकी आयरन की कमी की वजह से होती है, यानी फोलिक, एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पर फोलिक अम्ल भी है, यानी 3 चीज़ें जिम्मेदार हैं, B12, B6 और फोलिक अम्ल। यानी फोलिक अम्ल यानी जिसे आप आयरन कहते हैं, यदि इसकी कमी होती है तो रक्त क्षीणता या व्यक्ति जो है एनीमिया का शिकार हो जाता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, यानी कौन ऐसा विटामिन है जिसे हार्मोन की संज्ञा दी जाती है, तो वो आपका है विटामिन डी को हार्मोन की संज्ञा दी जाती है। पानी में घुलनशील विटामिन, देखिए जो है विटामिन हमारे जो होते हैं, कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो पानी में नहीं घुल पाते हैं, वो आपका कहीं न कहीं जो है एल्कोहल में या वसा में घुलनशील होते हैं। तो उनमें पानी में घुलने वाला जो विटामिन है वो आपका बी और सी होता है। बाकी लगभग जो बचे शेष विटामिन होते हैं वो आपके पानी में नहीं घुल पाते हैं। आगे किस विटामिन को कोबाल्ट जो है बोला जाता है, यानी कौन ऐसा विटामिन है जिसे कोबाल्ट कहा जाता है, वो आपका B12 है। B12 जो विटामिन है उसे कोबाल्ट की संज्ञा दी जाती है। आगे आपका है कि मानव शरीर में अधिक मात्रा में, यानी जो मानव शरीर में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा तत्व है, तो वो आपका कैल्शियम है। आगे है मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, यानी कौन ऐसी बॉडी के अंदर ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, वो आपकी है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी आपकी क्या है भाई, मधुमेह, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। रक्त का थक्का जमाने में सहायक तत्व, तो रक्त का थक्का जमाने में जो सहायक तत्व होता है वो आपका कैल्शियम होता है, ध्यान में रखना है। लाल रक्त कणिकाओं का विघटन कहाँ होता है, ध्यान में रखना है। आपने निर्माण तो देखा अस्थि मज्जा में होता है, जीवन काल 120 दिन का होता है, लेकिन इनका विघटन यानी ये जो आपकी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं ये कहाँ जा करके नष्ट होती हैं, तो ये आपकी यकृत और प्लीहा में जा करके इनका जो है विघटन होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जो है फंगस डिजीज बीमारियों की बात करते हैं, यानी कौन ऐसी बीमारी है जो फंगस द्वारा होने वाली बीमारियां। तो आप देख रहे हैं दमा है, खाज है, खजुली है और गंजापन। ये गंजापन, खजुली, खाज, दमा ये ऐसी बीमारियां हैं जो आपकी फंगस के द्वारा जो है फैलती हैं। आगे है आनुवंशिक बीमारियां, तो आप कुछ आनुवंशिक बीमारियों को अच्छे से आप जानते रहें कि आएगा निम्न में कौन बीमारियां आनुवंशिक हैं, कौन आनुवंशिक नहीं है। तो यदि बात की जाए वर्णांधता जिसे आप कलर विजन कहते हैं, आगे है हीमोफीलिया और आगे है टर्नर सिंड्रोम, उसी तरह आपका डाउन सिंड्रोम भी आ सकता है। तो जितने प्रकार के भी सिंड्रोम होंगे या हीमोफीलिया होगा, वर्णांधता होगा, ये सारी बीमारियां आनुवांशिक हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती हैं। अब आता है सीजोफ्रीनिया, ये बहुत ज़्यादा बीमारी आजकल देखने को मिलती है। ये है आपकी सीजोफ्रीनिया की जो बीमारी है, ये कौन सी बीमारी होती है, तो ये आपकी मानसिक बीमारी है। यानी जो फ्रीनिया का मरीज होता है वो मानसिक बीमारी का शिकार होता है, यानी यह मानसिक बीमारी है। विषाणु द्वारा यानी वायरस के द्वारा होने वाली कौन कौन बीमारियां हैं, तो आपका एड्स है, डेंगू है, पोलियो है, चेचक है, ट्रेकोमा है, रेबीज और खसरा। ये प्रमुख ऐसी बीमारियां हैं, इनमें से पूछा जाता है ये विषाणु द्वारा बॉडी के अंदर फैलती हैं। आगे जीवाणु जनित बीमारियां, खास करके टिटनस, आपका हैजा, टीबी हो गया, प्लेग हो गया और टाइफाइड, ये प्रमुख ऐसी बीमारियां हैं जो जीवाणुओं द्वारा यानी बैक्टीरिया द्वारा बॉडी के अंदर पनपती हैं। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि विटामिन डी और के का देखिए दो ऐसे विटामिन हैं जिनका संश्लेषण बॉडी के अंदर होता है, वो है आपका विटामिन डी और विटामिन के। विटामिन डी और विटामिन के का संश्लेषण जो है मानव शरीर के अंदर होता है। विटामिन के खोजकर्ता का क्या नाम है, फंक है और रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता का नाम लैंड स्टीनर है। ये आपको तैयार रखना है, पूछा जाता है। देखिए पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो जो पोमोलॉजी होती है वो फल विज्ञान है, यानी फलों से संबंधित
जो भी जानकारियाँ यानी फल विज्ञान के नाम से पोमोलॉजी को जाना जाता है। बात करें सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर जो है रेशम कीट विज्ञान है, यानी यहाँ पे जो है रेशम कीट विज्ञान के नाम से सेरीकल्चर को जाना जाता है, यानी रेशम कीट का अध्ययन यहाँ पे करते हैं। देखिए हार्टिकल्चर के अंतर्गत आपका फल फूल साग सब्जी का अध्ययन किया जाता है, यानी जो भी फल फूल साग सब्जियां हैं इनका अध्ययन आप हार्टिकल्चर के अंतर्गत करते हैं। अगर बात की जाए सिस्मोलॉजी, तो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप की तीव्रता का यानी भूकंप का अध्ययन किया जाता है। और आपको जानते हैं कि भूकंप तीव्रता मापी यंत्र का क्या नाम है, आपका रिक्टर होता है। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है। आगे क्वेश्चन है भविष्य का ईंधन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जाता है, आपको अच्छे से तैयार रखना है। कौन सी धातु पीने के पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है, यानी कौन ऐसा पानी है, कौन सी ऐसी धातु है कौन सी ऐसी धातु है जो पीने के पानी को बहुत अत्यधिक प्रदूषित करने का काम करती है, तो वो आपका है आर्सेनिक। जैसा कि आप जानते हैं पारा एवं आर्सेनिक ये दोनों ऐसे हैं कि जब पानी में घुल जाते हैं, जिस पानी में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा आर्सेनिक के द्वारा जो है मानव शरीर की हड्डियाँ, जिस पानी में आर्सेनिक घुला होता है वहाँ पे जो वो हड्डियों को कमज़ोर कर देता है। कहने का मतलब अगर देखा जाए पूरे भारतवर्ष में यदि बात की जाए सर्वाधिक आर्सेनिक वाली जो एरिया है या सर्वाधिक आर्सेनिक वाले अगर राज्य की बात की जाए तो वो आपका पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता शहर एक ऐसा शहर है जहाँ के पानी में आर्सेनिक की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब देखिए बैरोमीटर है, बैरोमीटर के द्वारा जो है वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है। बैरोमीटर का काम है वायुमंडलीय दाब को नापना। एक है आपका आल्टीमीटर, इसके द्वारा वायुयान की ऊंचाई को क्या किया जाता है, नापा जाता है। ठीक है। एक है आपका हाइड्रोमीटर, ध्यान में रखना है जहां हाइड्रोमीटर आएगा तो डी से आपका डेंसिटी, देखिए हाइड्रो तो डी आ रहा है, डी से डेंसिटी होता है और डेंसिटी का मतलब घनत्व। तो जब हाइड्रोमीटर आएगा हाइड्रोमीटर तो इसका मतलब है आप तुरंत बता देंगे जो है वहां पे आपेक्षिक घनत्व मापी यंत्र है। लेकिन अगर हाइग्रोमीटर आपसे पूछा जाएगा कि हाइड्रो न कह के हाइग्रोमीटर, तो यह वायुमंडल की आर्द्रता को मापने का काम करता है, यानी आर्द्रता मापी यंत्र है। तो हाइड्रो तो घनत्व को और अगर हाइग्रो रहेगा तो वो आर्द्रता मापी यंत्र है। ये अंतर आप समझिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। आगे है एमआरआई। जो एमआरआई होती है, एमआरआई में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, जो बॉडी की एमआरआई की जाती है उसमें कौन सी तरंग होती है, तो वो होती है चुंबकीय तरंग, यानी जिसे आप कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यदि बात की जाए कि देखिए तरंगें आपकी दो प्रकार की होती हैं, एक आपकी होती है यांत्रिक तरंग, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंतर्गत यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत आपकी एक्स रेज आती है, गामा किरणें आती हैं, आपका ऊष्मीय विकिरण उसमें आता है यानी सूर्य का प्रकाश आता है, सोवन। ये सारी की ऐसी तरंगें होती हैं जिनको चलने के लिए आपकी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। ये तरंगें बगैर माध्यम के भी ये आपकी चलती रहती हैं, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगें। अब आगे ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ पे होगा। देखिए ध्वनि का सबसे अधिक वेग अगर वायु दिया, द्रव दिया, निर्वात दिया, धातु दिया तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें देखने को मिलेगा, धातु में। ये आपको अच्छे से पता है। देखिए पास्कल, देखिए पास्कल जो है वो दाब का मात्रक है, दाब की इकाई है। पार्सेक जो है बड़ी बड़ी दूरियों को मापने का काम करता है। प्रकाश वर्ष भी बड़ी दूरी का माप, यानी प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी का मापन करता है और पार्सेक भी जो है दूरी का ही मापन करता है। ये बहुत बड़ी जब खगोलीय दूरियां होती हैं तो या तो प्रकाश वर्ष या तो पार्सेक के द्वारा मापी जाती हैं। पार्सेक जो है बड़ा है प्रकाश वर्ष से भी दूरी नापने का पैमाना। आगे है डाप्सन इकाई का प्रयोग, ओजोन परत की मोटाई। देखिए ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए जो है आपकी डाप्सन इकाई का यानी डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। आप देख रहे हैं कि तड़ित चालक, जो तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कौन सी धातु, यानी जो तड़ित चालक बनाते हैं, जो आप देखते हैं कि तड़ित चालक जो बनाया जाता है वो किस धातु का बना होता है, वो कॉपर का बना होता है। ये आपको अच्छे से तैयार रखना है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। देखिए विद्युत बल्ब का फिलामेंट आपका टंगस्टन का बना होता है। और फ्यूज के तार का गलनांक, जो फ्यूज होता है जो विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, तो फ्यूज के तार
का जो गलनांक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। यानी फ्यूज के तार का गलनांक निम्न होता है। और एक जगह क्वेश्चन कुछ इस टाइप में आया है कि फ्यूज के तार में क्या होना चाहिए, तो वहाँ पे दो दो ऑप्शन करके दिया है, दो दो चीज़ें एक एक साथ हैं। तो वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि उसका जो गलनांक होना चाहिए यानी अल्प गलनांक और उच्च प्रतिरोध, यानी जो फ्यूज का तार है उसका प्रतिरोध हमेशा उच्च होना चाहिए और गलनांक उसका निम्न होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। अब देखिए अर्धचालक की बात आती है तो अर्धचालक आता है कि निम्न में कौन अर्धचालक है। तो अर्धचालक में आपको अच्छे से याद रखना है, हालांकि खास करके सिलिकॉन, तो सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम, ये दो ऐसे तत्व हैं जो आपके अर्धचालक हैं, यानी जिन्हें सेमीकंडक्टर की हम संज्ञा देते हैं। अब देखिए आता है, पूछा गया आपसे डायनेमो का सिद्धांत, यानी जो डायनेमो है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ये आपको अच्छे से तैयार रखना है। अब आगे है विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है, तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक किसे माना जाता है, वो चांदी को। चांदी सर्वाधिक विद्युत का आपकी सुचालक मानी जाती है। अब देखिए जल के अंदर पानी का जो बुलबुला होता है वह किस भांति व्यवहार करता है, वो कौन सा लेंस होता है, तो वो आपका होता है अपसारी लेंस। यानी पानी के अंदर जो बुलबुला होता है, यानी जो जल के अंदर वायु का, यानी जल के अंदर वायु का यानी हवा का जो बुलबुला होता है वो किस लेंस का काम करता है, वो आपका अपसारी लेंस होता है। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी के आपको पसंद आई होगी और ये काफ़ी आपके लिए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य विज्ञान से रिलेटेड ये काफ़ी यूजफुल वीडियो भी हो सकती है। तो साथियों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, और यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा साथियों, कमेंट दीजिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।